हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। लेकर आई हूं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 9 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा, पता चल ही गया होगा कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में होता है बहुत कुछ। क्या क्या होता है? लेखक या कवि परिचय, पाठ का सार या पाठ की व्याख्या, और साथ ही साथ होते हैं प्रश्नों के उत्तर। अर्थात कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का जो वीडियो है, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चले पाठ 9 की तरफ। नाम तो आपने सुना ही है, सम्राट अशोक का। अब सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग, अर्थात उन्होंने शस्त्रों को क्यों त्यागा, कब त्यागा, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले वंशीधर श्रीवास्तव जी जो लेखक हैं, उनके जीवन से हम परिचित होते हैं और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। नाम वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव। जन्म, इनका जो जन्म था वो हुआ था मध्यम वर्गीय परिवार में, और शिक्षा लखीमपुर खीरी के ऑयल स्थान में प्राप्त की। उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से विशारद एवं साहित्य रत्न की उपाधि। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और बंगला। पेशा क्या था? लेखक थे। कौन से देश के थे? भारत के थे। दिल्ली में कार्यालय से आवास पर लौटते समय एक स्कूटर दुर्घटना में 45 वर्ष की अल्पायु में ही देहावसान हो गया वंशीधर श्रीवास्तव जी का। अब आप यहां देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। क्या आपने इनको और भी पहले कहीं देखा है? किसी किताब में पढ़ा है, कभी समाचार पत्रों में देखा है, या फिर टीवी या टेलीविजन पर देखा है? क्या आपने इनको देखा है? जल्दी बताइए। ये हैं हमारे सम्राट कौन? अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। ये क्या है? ये है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जिसमें सिंह है, 1 2 3 4 सिंह हैं, दिखाई सिर्फ 3 देते हैं, एक यहां कहीं पर पीछे की तरफ छुपा हुआ है, तो 4 सिंह हैं इसमें। कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और मुझे पता है कि अब तो आपको पता होगा। ये है अशोक चक्र। अशोक चक्र भी आपने अवश्य देखा होगा। अशोक चक्र, ठीक है। ये पूरा कहलाता है अशोक स्तंभ, जिसमें सिंह भी हैं, अशोक चक्र भी है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो 24 घंटे निरंतरता के साथ कर्म के प्रति समर्पण होने की प्रेरणा देती हैं। 24 तीलियां, और हमारे एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। तो ये 24 तीलियां 24 घंटे निरंतरता से कर्म की प्रेरणा देती हैं। कर्म की प्रेरणा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कहां देखा है आपने? इस तरह का ये कहां देखा है आपने? बताओ। रुपए या पैसे में? बहुत बढ़िया। और ये कहां देखा है आपने? मुख्य रूप से कहां रहता है ये? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। तो अब इतना तो है। अब यहां पर सम्राट अशोक, मस्तक पर मुकुट है, और यहां पर ऐसी अवस्था में तलवार त्याग दी है, जैसे कि वो युद्ध करना ही नहीं चाहते। आखिर क्यों? क्या हुआ जो उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया?
यही तो हम पढ़ेंगे, यही जानेंगे कि सम्राट अशोक, जिनके युद्ध पराक्रम के डंके पूरी दुनिया में बजते थे, जिनके युद्ध कौशल की जय जयकार होती थी, आखिर उन्होंने या फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया। ये सब कुछ हम जानेंगे, तो बने रहना मेरे साथ बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप अपने इतिहास के बारे में, इतिहास की बहुत प्रमुख जानकारी प्राप्त कर सको। क्योंकि ये जो है ना बेटा, ये कभी कभी क्या हो सकता है आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे उत्तर आ जाए, प्रश्न आ जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खास तौर से इस पिलर से संबंधित, इस स्तंभ से संबंधित। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। कि ये जब हम पाठ पढ़ेंगे तो पूरा हमारे हृदय तक छुएगी, मतलब हृदय को छू लेगी। साथ ही साथ शांति के पक्ष में हमें अपनी ओर खींचेगी कि सच में युद्ध में कुछ नहीं है, क्योंकि युद्ध का परिणाम क्या होता है? विनाश। ठीक है, हाहाकार। और यदि शांति की बात करें तो शांति हर ओर निर्माण लाती है या फिर खुशहाली लाती है, प्रसन्नता लाती है। ठीक है, वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। सच में यदि शांति की शिक्षा हमें चाहिए और हमें सोचें कि कैसे कैसे आके शांति लाए, तो इस पाठ को एक बार जरूर पढ़िएगा, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, आपके मन को शांति मिलेगी। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन, प्रवाहमयता की दृष्टि से पाठ बहुत विशिष्ट बन पड़ा है, क्योंकि इसका जो शब्द चयन है जो लेखक वंशीधर श्रीवास्तव जी ने किया है, वो एकदम ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे समक्ष एक झांकी चल रही हो या फिर हम स्वयं उसके साक्षी हों, हम भी वहीं पर उपस्थित हों, ऐसा प्रतीत होगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे। पहला दृश्य। अब जब नाटक, यदि हम नाटकों की बात करें, नाटक या हम एकांकी की बात करें, तो इसमें कुछ इस तरह से दृश्य होते हैं। नाटक आपने देखे हैं, कई नाटक होते हैं, तो पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, होता है। तो यहां पर हम चल रहे हैं पहले दृश्य की ओर। पहले दृश्य को आराम से सुनो, देखो, देखो ही है भाई, हमारे ऐसा लगना चाहिए ना कि हम बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। क्या चल रहा है? एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं, उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अब सुनो, यहां पर ये सब जो लिखा है, जब मंच पर या मंचन किया जाता है तब ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये दृश्य जब फिल्माए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लंबे लंबे तंबू या टेंट टाइप के लगे हों, ठीक है, इस तरह के टेंट लगे हों, इधर और एक और तंबू लगा है, खिंचे हैं, तो अब ये सब दिख रहा होगा हमें, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि यहाँ टेंट लगे हैं, वो घूम रहे हैं, क्योंकि टेंट लगे हैं और घूमता हुआ नजर आएगा। तो नाटक और कहानी में सबसे बड़ा अंतर यही रहता है कि कोई भी कहानी सिर्फ हम पढ़ सकते हैं,
जबकि नाटक देखते हैं। तो जब देख कर सुना जाता है या जिसको भी देखा जाता है वो हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से आ जाता है। इसलिए शिक्षण के दौरान भी जो दृश्य गतिविधियां होती हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि बच्चे देख कर समझ सकें, क्योंकि सुनने से ज्यादा देखने वाली जो गतिविधि हैं उन पर वो हमारे मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालती हैं। तो नाटक का ये दृश्य है, कुछ टेंट लगे हैं, एक तरफ अशोक है, ऐसा लग रहा है जैसे वो चिंता में हो, टहल रहे हैं और थोड़ी देर आकर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों सम्राट अशोक चिंतित हैं? अब युद्ध, बिल्कुल युद्ध क्षेत्र ही है, कई बरस बीत गए हैं। क्यों? अशोक को कलिंग से युद्ध करते हुए। अब देखो, पहला दृश्य देख लिया ना हमने, सम्राट अशोक बैठ गए हैं। अशोक स्वतः आज 4 साल हो गए हैं युद्ध करते हुए, आज 4 साल से युद्ध चल रहा है और कलिंग आज भी नहीं जीता जा सका हमसे। 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है और अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं की है। इसलिए जो पहला दृश्य दिखाया था कि चिंता में थोड़े से चिंतित हैं, वो यही कह रहे हैं कि आज 4 साल से युद्ध चल रहा है लेकिन आज तक कलिंग नहीं जीत सके हम। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए। अब समझ में आई कि युद्ध से कितने ही मासूम मारे जाते हैं, कितने ही निर्दोष प्राणियों की जानें जाती हैं। लड़ाई, युद्ध, आपसी बैर, द्वेष, इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ। सम्राट अशोक भी यही सोच रहे थे कि लगातार 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है लेकिन कलिंग पर हम विजय प्राप्त अभी भी नहीं कर पाए हैं, जबकि लाखों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग घायल भी हैं और हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? क्या हम इसी तरह से युद्ध करते जाएंगे, अपनी सेना को खोते जाएंगे, लाखों बिल्कुल बेकसूर लोग अपने प्राणों से हाथ धोते जाएंगे? इसी मंथन में है, इसी विचार में है, इसी कश्मकश में है द्वारपाल सिर झुकाकर। राजन, संवाददाता आना चाहता है। सोच रहे थे, तभी एक द्वारपाल आता है कि राजन, संवाददाता आना चाहता है, दूत जो संवाद सुनाता है। तो अशोक कहते हैं कि बिल्कुल आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है और वो जो ये खबर सुनाता है उसको सुनकर ऐसा लगा कि अशोक को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन अब देखते हैं। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अच्छा, अब यहां पर जैसे ही संवाददाता ये खबर सुनाता है कि कलिंग के राजा मारे गए, अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं राजा, कलिंग के राजा मारे गए, इसका अर्थ हमने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। ये सोच पड़े, ये सोच उठे। संभवतः स्वाभाविक बात है कि यही सोचेंगे वो। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद भी कलिंग के दरवाजे नहीं खुले। अशोक कहने लगे, बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? क्या हम कलिंग पर विजय प्राप्त कर चुके हैं? फहराओ मगध की पताका। तो संवाददाता धीरे से कहता है, बोलूं क्या महाराज, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फाटक मतलब समझते हो बेटा? बड़ा सा बुलंद दरवाजा, जैसे कि बड़ा दरवाजा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं हम कहेंगे विशाल दरवाजा, विशाल दरवाजा, ठीक है। बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं, फिर किस मुंह कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है।
सम्राट अशोक की प्रसन्नता जैसे गायब सी हो गई। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अब अशोक कहते हैं, उत्तेजित होकर खड़े हो जाते हैं। उत्तेजित मतलब समझते हो, मतलब थोड़ा क्रोध भी आता है, आश्चर्य भी रहता है, एक्साइटमेंट, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बंद हैं तो खुल जाएंगे, चिंता क्यों करते हो? जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत देते हैं। जैसे ही संवाददाता ने सुनाया कि कलिंग का राजा तो मारा गया लेकिन फाटक अभी भी बंद है, तो राजा ने कह दिया कि कल सेना का संचालन स्वयं मैं करूंगा, या तो हमारी विजय होगी या हम मगध वापस चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या? अब होता है दूसरा दृश्य। पहला दृश्य समझ में आ गया, एक बार और सुन लो। पहले दृश्य में क्या था? अशोक टहल रहे थे। सम्राट अशोक टहल रहे थे, थोड़े चिंतित थे। फिर एक संवाददाता आता है, संवाददाता, और सूचना देता है कि कलिंग नरेश मतलब क्या होता है? राजा मारे गए। ठीक है, लेकिन द्वार अभी भी बंद है। ठीक है, इतना आप समझो कि पहला जो हमारा दृश्य था उसमें सम्राट अशोक चिंतित मुद्रा में घूम रहे थे, विचार रहे थे कि लगभग 4 सालों से युद्ध चल रहा है लेकिन कोई परिणाम नहीं, क्या कलिंग पर हम कभी विजय प्राप्त कर पाएंगे? इतने में संवाददाता आता है कि गुप्तचर आपसे मिलना चाहता है और सुनाता है, महाराज शुभ समाचार है। क्या समाचार है? कलिंग राजा मारे गए। सम्राट खुशी से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, अरे वाह, इसका तात्पर्य है कि हम कलिंग जीत गए हैं। क्या हम मगध का झंडा या ध्वज फहरा सकते हैं? चुप हो जाता है वो कि नहीं, क्योंकि वहां के फाटक अभी भी बंद है। तो सम्राट अशोक अपने सेनापति से कहते हैं कि जाओ, द्वारपाल से कहते हैं सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन स्वयं मैं करूंगा, या तो कलिंग के दरवाजे खुलेंगे, या तो कलिंग के फाटक खुलेंगे, या फिर हम हार मानकर वापस मगध चले जाएंगे। ये हो चुका है पहले दृश्य में। अब हम चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर। दूसरे दिन प्रातः काल का समय क्या करने वाले थे राजा? करने वाले थे वो ये कि अब सेनापति मतलब सेना की बागडोर सम्राट अशोक स्वयं संभालते हैं। या तो जीत या तो लौटना, वापसी। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं, उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। दूसरा दृश्य है ये। अशोक अपनी सेना को संबोधित करते हुए क्या कहता है? वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध चल रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। पताका का अर्थ होता है झंडा, जिसको ध्वज भी कहते हैं। कि हम 4 सालों से युद्ध कर रहे हैं लेकिन कलिंग के किसी भी दुर्ग मतलब दुर्ग का अर्थ होता है किला, किसी भी दुर्ग या किसी भी किले पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो राजा अर्थात सम्राट स्वयं संबोधित करते हैं और कहते हैं कि कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आखिर क्या, क्यों, किसकी शक्ति है उसके पीछे? आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर ये प्रण करें। क्या कहा? वीर सैनिकों, 4 सालों से हम युद्ध कर रहे हैं लेकिन कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन
कलिंग के राजा मारे गए हैं और सेनापति भी हमारी कैद में है। आओ हम ये प्रण करते हैं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करें और अपनी मातृभूमि की शपथ लें कि हम इस पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। तो उन्होंने कहा, आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के द्वार पर, दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या फिर सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। इस तरह की शपथ, इस तरह की प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी सेना के समक्ष की। सभी कहते हैं सम्राट अशोक की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। और बेचारे जो सैनिक रहते हैं, उनकी सेना रहती है, वो तत्पर रहती है। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। अचानक, सहसा का अर्थ क्या होता है? सहसा, अचानक। दुर्ग का फाटक, फाटक अर्थात द्वार, खुल जाता है। सब आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि फाटक खुलने के बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। जैसे ही फाटक खुला, सब फाटक की ओर चकित होकर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। जो कलिंग की संपूर्ण नारी जाति थी, स्त्री जाति थी, वो पूरी तरह से सैनिकों के वेश में, शस्त्रों से सुसज्जित गेट से, अर्थात दुर्ग के जो फाटक थी, उससे बाहर निकलती नजर आती है। सेना के आगे पुरुष के वेश में एक वीरांगना है। मर्दानगी, खूब लड़ी मर्दानी, जैसे झांसी वाली रानी थी ना, वैसी ही वीरांगना है, जो सभी का नेतृत्व कर रही है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही है। कौन थी वो? कौन है वो जो इस तरह से, जिसकी बात में, जिसके वचन में, जिसके मतलब जिसकी आत्मा में, या जो इतनी शक्तिशाली है, जो इतनी कर्मठ है, जो इतनी साहसी है, जो इतनी कुशल है कि उसने अपने बलबूते पर स्त्रियों की सेना तैयार कर ली। कौन है वो? बिल्कुल, जो साक्षात चंडिका का रूप धारण करती हुई नजर आती है, वो है कलिंग महाराज की कन्या पद्मा। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अब क्योंकि अशोक की सेना दुर्ग के फाटक तक पहुंचने वाली ही थी और तभी वो जोर जोर से जय जयकार लगा रहे थे, तभी अचानक से फाटक खुला। स्त्रियों की सेना सुसज्जित, पूरी तरह से सैनिकों के वेश में, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बाहर निकलती है, जिसका नेतृत्व कर रही थी एक अत्यंत साहसी वीरांगना, जो पुरुष वेश में थी, जो थी कलिंग महाराज की कन्या, अर्थात कलिंग की राजकुमारी पद्मा। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं और अशोक भी जैसे चकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ दृश्य उनकी आंखों के सामने होगा। और वो सपना नहीं, वो हकीकत थी। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से क्या कहती है? बहनों, तुम वीर कन्या हो, वीर भगनी हो, वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या कहा? वीर कन्या, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि जिसने तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र की हत्या की है, वह सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है।
आज उसी से तुम्हें बदला लेना है। तुम प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। खुद से ये प्रण करो और उनके अंदर ऐसा जोश और ऐसी जुनून भर दिया राजकुमारी पद्मा ने कि सबकी आंखों में खून उतर आया और सब सेना पर जैसे टूट पड़ने को तैयार हो गई। पूरी तरह से उनके मन में बदले की आग धधक उठी, आग जल उठी। अशोक, यह कौन है? किस साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई? क्या साक्षात दुर्गा, अब उन्होंने कहा कि आखिर यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए उतर आई? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। उसने देखा कि हां, सभी जो सैनिक हैं वो भी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ना, मैं स्त्रियों का वध नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं लड़ूंगा। एकदम अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कि ये कैसा मंजर है, ये कैसा दृश्य है कि मेरे समक्ष स्त्रियां हैं। क्या सम्राट अशोक स्त्रियों पर वार करेगा? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्त्रियों पर वार कदापि नहीं करूंगा। मैं स्त्रियों के साथ युद्ध कदापि नहीं कर सकता। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे जीत नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब यहां पर हम शस्त्र और अस्त्र की बात कर लेते हैं। तो शस्त्र होते हैं हाथ में लेकर चलाने वाले, ठीक है, और अस्त्र होते हैं फेंक कर चलाए जाने वाले। तो सभी की सभी अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित थी। लेकिन जैसे ही अशोक ने देखा कि सामने स्त्रियां हैं, कहा कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना, कह दिया सैनिकों से। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। आगे बढ़कर कहते हैं, देवी तुम कौन हो? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या पद्मा हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। क्या कहा उसने? परिचय दिया, मैं कलिंग महाराज की कन्या पद्मा हूं और मैं हत्यारे अशोक से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, ये वीरांगनाएं कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। अर्थात जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं और कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। उसने कह दिया साफ साफ कि जब तक मैं हूं और मेरी ये वीरांगनाएं हैं, तब तक कलिंग के भीतर कोई भी पैर नहीं रख सकता। जो कलिंग के भीतर घुसना चाहता है, उससे पहले हमसे युद्ध करना ही होगा। कहां है अशोक? कहां है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व करना चाहती हूं। द्वंद्व समझते हो? बिल्कुल एक सामने, आमने सामने युद्ध करना, ठीक है। सम्राट अशोक जैसे मूक और शून्य होकर सब कुछ सुने जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि ये क्या हो रहा है। शून्य सा हो गया था, बिल्कुल स्थिर अवस्था हो गई थी। अशोक, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है और मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा ने कहा, क्यों महाराज? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी,
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों पर कभी भी वार नहीं करना है, स्त्रियों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना है। अब देखिए पद्मा ने क्या कटाक्ष किया। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। जब अशोक ने शास्त्र की बात कही कि शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों पर वार नहीं करना चाहिए, तो पद्मा ने तुरंत कहा, क्या शास्त्रों की आज्ञा है कि तुम निर्दोषों या फिर बेकसूरों को मारो या उनकी हत्या करो? यह शास्त्र में लिखा है क्या? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी करो, लाखों बहनों के भाइयों को मारो या लाखों मांगों के सिंदूर को उजाड़ो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है कि स्त्रियों से युद्ध नहीं करना है। यदि तुम्हें शास्त्र की परवाह होती तो तुम निर्दोषों को नहीं मारते और यह युद्ध ही नहीं होता। मैं तुमसे यहां पर शास्त्र की विद्या सीखने नहीं आई हूं, युद्ध करने आई हूं। आओ मेरे साथ युद्ध करो। कह दिया साफ साफ कि मैं यहां पर युद्ध सीखने मतलब शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर भी तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। मैं स्वयं को समर्पित करने आई हूं, अर्थात मैं अपने देश, अपने राज्य, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होने आई हूं। मैं अपने पिता के हत्यारे को मारने आई हूं। उठाओ शस्त्र और करो मेरे साथ युद्ध। राजकुमारी पद्मा के इस तरह के जोशीले वचनों को सुनकर सम्राट अशोक अभी भी मूक और बधिरों की तरह खड़े थे। कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कुछ नहीं कह पा रहे थे। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। स्पष्ट रूप से कह दिया। अशोक सिर झुका लेते हैं। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति है, भाव शून्य, ना कोई गुस्सा, ना कोई क्रोध, ना कोई आवेश, ना कोई कुछ भी नहीं भाव। राजकुमारी पद्मा को वो देखते हैं और साथ ही साथ चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा फिर बोलती है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। 4 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन आज इस युद्ध का अंत होकर रहेगा। हमारे जीते जी तुम कलिंग में कदम भी नहीं रख सकते। यदि कलिंग का द्वार पार करना चाहते हो तो हमसे युद्ध करो। अशोक क्या कहते हैं? बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। कह दिया, कभी युद्ध नहीं करूंगा और तलवार नीचे फेंक देते हैं। ये इतिहास में एक अनोखी घटना थी कि किसी राजा ने कुछ पल में ही ये निर्णय लिया, और वो भी ऐसे सम्राट ने जो कुशल थे। ऐसा नहीं है कि वो युद्ध कुशलता नहीं थी उनके पास, ये युद्ध कौशल में निपुण नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ क्षणों में, कुछ पलों में ही इतना बड़ा निर्णय लिया और कहा कि राजकुमारी मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, तलवार फेंक दी। अब राजकुमारी कहती है, यह है क्या महाराज? अपने सैनिकों से कहा अशोक ने, तुम भी अपनी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। अब राजा की आज्ञा सैनिकों ने स्वीकार की। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। अब आप मुझे यह बताइए, क्या हुआ होगा? क्या कलिंग की राजकुमारी ने अपनी जो सैनिक स्त्रियां थी उनको कहा होगा कि अब मौका अच्छा है, टूट पड़ो सैनिकों पर, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अशोक की सेना को हरा सकते हैं? नहीं, क्योंकि युद्ध की सबसे बड़ी खूबी यही है, सबसे बड़ा नियम और धर्म यही है कि किसी निहत्थे पर वार कभी नहीं किया जाता। युद्ध का धर्म, युद्ध भी धर्म से लड़े जाते हैं। जो अधर्म से लड़ा जाता है वो चालाकी कहलाती है, युद्ध नहीं। ठीक है, तो क्या कहा फिर पद्मा आगे बढ़कर? मैं
भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। फिर भी वो अटल थी अपनी बातों पर और कहती है कि मैं किसी भुलावे में नहीं आ सकती, मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूं, मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करना चाहती हूं, उसका शीश धड़ से अलग करना चाहती हूं। अब सम्राट अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, कर दीजिए मेरा सिर धड़ से अलग। और उन्होंने ये पूरी तरह से निश्चय कर लिया था कि वे युद्ध नहीं करेंगे। मैं अपराधी हूं जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका है, वह आपके सामने नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है, कह दिया। अशोक सिर झुकाकर राजकुमारी पद्मा के सामने खड़े हो जाते हैं कि लीजिए बदला, काट दीजिए मेरा सिर, लेकिन मैं अब हथियार नहीं उठाऊंगा। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। वीरांगना थी वो, जो वीरांगना होती हैं या जो वीर होते हैं, वो युद्ध के नियम जानते हैं। ठीक है, युद्ध भी धर्म के साथ लड़ा जाता है, उसमें कोई चालाकी नहीं होती। कह दिया तो जाइए महाराज, हम भी आप पर निहत्थों पर वार नहीं करेंगे। तीसरा दृश्य, अब क्या हुआ होगा? अब सम्राट अशोक और उनके जो साथी थे वो पीले वस्त्रों में नजर आते हैं मंच पर। पीले वस्त्र, हमारा तिरंगा है, उसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर वाला रंग क्या है? केसरिया, बीच का सफेद या श्वेत, और सबसे नीचे का है हरा। जो ऊपर वाला रंग है पीला या केसरिया, वो त्याग का प्रतीक है। तो यहां पर अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। अब सम्राट अशोक पूरी तरह से संन्यास लेने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अपने जीवन में जीते जी कभी भी हथियार ना उठाने का संकल्प ले चुके हैं। साथ ही साथ उनके जितने भी अनुयायी थे वे भी यही प्रण ले चुके हैं। अब देखिए, एक बौद्ध भिक्षु उनके सामने बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु कौन होते हैं? भिक्षु। अक्सर बच्चे भिक्षु का अर्थ भिखारी लगा लेते हैं या भिक्षा मांगने वाला। नो बेटा, भिक्षु का अर्थ होता है बौद्ध धर्म को मानने वाले या फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी। भिक्षु क्या होते हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले या बौद्ध धर्म के अनुयायी। जिस तरह से हिंदू धर्म में होते हैं ना गुरुजी, मुस्लिम धर्म में मौलवी साहब, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं। तो अब भिक्षु उनको क्या कहेंगे? बौद्ध भिक्षु कहते हैं अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक दोहराते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अशोक दोहराते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अब यहां पर अहिंसा क्या है? अहिंसा का अर्थ होता है किसी जीव मात्र की भी हत्या नहीं करना, अर्थात किसी को भी दुख या तकलीफ या आघात नहीं पहुंचाना। अहिंसा, हिंसा मतलब मार काट, और अहिंसा मीन्स शांति ही शांति। किसी एक चींटी तक का वध नहीं करना। वध मैंने इसलिए कहा क्योंकि अक्सर युद्ध होता है तो वध होता है, मतलब किसी को भी जीव मात्र की हत्या नहीं करना ही अहिंसा है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा अहिंसा ही मेरा परम धर्म होगा। तो अशोक ने दोहराया, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी कल्याण करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। अशोक ने कहा मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। करुणा, दया, मैं सबसे प्रेम करूंगा। जिसके मन में प्रेम होता है उसके मन में द्वंद्व, जलन, ईर्ष्या, नफरत बिल्कुल नहीं होती है। तो जब उन्होंने प्रेम को अपने मन में बसाया, अर्थात युद्ध को अपने हृदय से दूर किया। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा,
अशोक ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति पर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्थात मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब बौद्ध भिक्षु क्या कहते हैं, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ होता है मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सभी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हम भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं, साथ ही साथ हम धर्म की शरण में भी जाते हैं और संघ, जो उनका संघ है, उसको अपनाते हैं। और वो संघ शांति की शिक्षा देता है, अहिंसा ही परम धर्म मानता है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। पद्मा ने ललकारा, मेरे साथ युद्ध करो, मैं अपने पिता के हत्यारे को मारना चाहती हूं। लेकिन फिर भी अशोक ने हथियार नहीं उठाए। पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप समझते हैं। उनके मन में ग्लानि की भावना आ गई कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित माना गया है। उन्होंने पद्मा के समक्ष समर्पण कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार फेंक दिए। तभी तो पाठ का नाम भी है अशोक का शस्त्र त्याग। और स्त्रियों पर वार करना शास्त्रों में बिल्कुल अनुचित बताया गया है। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। आ गया ना प्रश्न कि पद्मा चाहती तो अशोक ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, सैनिकों ने भी तलवारें फेंक दी थी। यदि पद्मा चाहती तो उनको हरा सकती थी, मार सकती थी, लेकिन पद्मा ने ऐसा नहीं किया। क्यों? पद्मा महाराज कलिंग के महाराज की पुत्री थी, अर्थात एक राजकुमारी थी। युद्ध के दाव पेच, धर्म सब कुछ जानती थी, कर्तव्य जानती थी। वो जानती थी कि कोई भी कार्य उचित तरीके से किया जाना चाहिए। पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे, शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। प्रण करना मतलब प्रतिज्ञा। कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी निहत्तों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं ले सकी और उसको जीवित छोड़ दिया। क्योंकि जो वीर होते हैं वो हर एक नियम का पालन करते हैं। प्रश्न है अगला, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा जो बातें कही। सम्राट अशोक ने क्या कहा था कि वीर सैनिकों, आज हमें युद्ध करते हुए 4 वर्ष से अधिक हो गए हैं और हमने अभी तक कलिंग का दरवाजा या कलिंग पर अपनी पताकाएं, मगध की पताकाएं नहीं फहरा रही हैं। अब या तो हम कलिंग पर विजय प्राप्त करेंगे या अपने प्राणों को त्याग देंगे। ये थे अशोक के वचन। वहीं पर पद्मा ने क्या कहा, वीरांगनाओं, बहनों, भगनियों, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, बस ये कहना चाहती हूं कि जिसने तुम्हारी गोद उजाड़ी है, जिसने तुम्हारी मांग का सिंदूर उजाड़ा है, जिसने तुम्हारे भाइयों को मारा है, जिसने निर्दोषों का खून बहाया है, वो सेना तुम्हारे सामने है। निर्णय तुम्हें लेना है कि अब क्या करना है। और उसके ये जो वचन थे हर एक के दिल तक पहुंचे और सभी की आंखों में जैसे ज्वाला और सीने में आग धधक उठी। सभी स्त्रियां युद्ध करने के लिए तत्पर थीं। किसी के मन में भी भय
या जरा सा भी डर नहीं देखा। पूरे जोश, पूरे उत्साह, पूरे साहस के साथ स्त्रियों की सेना अशोक की सेना के सामने थी। ठीक है, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थी। अशोक ने कलिंग पर विजय पर अधिकार लेने में मृत्यु प्राप्त करने की बात सैनिकों से कही, जबकि पद्मा ने यह नहीं कहा। पद्मा ने क्या कहा कि मेरी वीर कन्याओं, वीर भगनियों, वीर पत्नी और सब कुछ कहकर कहती है। इसमें क्या किया उसने? वीर रस का संचार, सब में वीरता की लहर दौड़ा दी। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हत्यारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। अब ये एकांकी है, दृश्य चल रहे थे। सबसे प्रथम दृश्य किसको याद है? अंतिम दृश्य किसको याद है? अंतिम दृश्य में क्या था? अशोक अपने सैनिकों और अपने सरदारों के साथ पीले वस्त्र में थे और उनके समक्ष थे एक बौद्ध भिक्षु। वेरी गुड, ठीक है। अब प्रश्न आया है, इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है। वीर का पुल्लिंग होता है वीरांगना, स्त्री का पुरुष, वीर का वीरांगना, विद्वान का विदुषी। विलोम शब्द स्त्री और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो सेना के आगे पुरुष के वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही है। जब सम्राट अशोक ने पद्मा को देखा तो चकित रह गए और उन्हें ऐसा लगा कि क्या साक्षात महाकाली कलिंग की रक्षा करने जमीन पर उतर आई हैं। चकित रह गया। यह कलिंग महाराज की लड़की अर्थात कलिंग महाराज की राजकुमारी पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। पूरी तरह से सैन्य शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित थी सेना, और उनकी आंखों में बदले की भावना भी दिखाई दे रही है। कल्पना कीजिए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। अब यहां पर हम यही बात करना चाहेंगे कि युद्ध से कभी भी किसी की भलाई नहीं हुई है। युद्ध का परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं हुआ है। युद्ध का अर्थ विनाश। लाखों अनगिनत बेकसूर निर्दोष लोगों को अपने प्राणों को त्यागना पड़ता है। कई मांओं की गोदें उजड़ जाती हैं, कई मांगों के सिंदूर उजड़ जाते हैं। तो युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी रहा है। अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो ये हम सोच सकते हैं कि लाखों लोग मारे जाते, घायल होते और वह बौद्ध धर्म स्वीकार। अगला है, अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। क्या किसी को पता है? बिना देखे बताएंगे। शस्त्र क्या होते हैं, अस्त्र क्या होते हैं? पता है मैंने कैसे माइंड में बिठाया था, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज्ड होती थी। शस्त्र शा से है तो समझ लीजिए साथ में रखकर चलाए जाने वाले। अस्त्र फेंक कर, जब एक पता हो जाएगा तो दूसरा तो अपने आप रहेगा याद। शस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है। हाथ में मतलब हाथ में रखकर, साथ में रखकर, शा से शस्त्र, सा से साथ, ऐसा याद रख लो। शस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। और इसका विलोम या इसका उल्टा अस्त्र हुआ। अस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला। भाला जानते हो, जैवलिन थ्रो, इस तरह से फेंक कर मारा जाता है। ऐसा रहता है, अच्छा ऐसा टाइप का ये भाला। हाँ, तीर जैसा मोटा सा रहता है, थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है। जैवलिन थ्रो कहते हैं जिसको, आपके स्कूल में कभी होता हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो भाला रहता है, ठीक है। और तीर आपने देखे होंगे। ये सब आते हैं अस्त्र के अंदर। शस्त्र हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, अस्त्र फेंक कर चलाए जाते हैं। तो यह पाठ का नाम क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक,
क्योंकि वो तलवार थी जो कि शस्त्र थी। युद्ध से हानि विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है इसमें, ताकि आपको ये भी पता चले कि जब हम किसी अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो किस तरह से लिखे जाते हैं। और मित्र को पत्र लिखना कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा? अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, मित्र आदि को लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र अर्थात कार्यालयी पत्र। अब हम कोई भी पत्र हो लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखना शुरू किया, भागलपुर, दिनांक 12/4/2012, कोई भी तिथि कोई भी दिनांक डाल सकते हैं। प्रिय मित्र कविंद्र, नमस्ते। ऐसा नहीं लिखेंगे हाय हेलो, नहीं लिखना है, हिंदी है ना। मैं कुशल से हूं, तुम भी सपरिवार कुशल होगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहूंगा। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं। निरपराध मीन्स बिना किसी अपराध के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के बेचारे मारे जाते हैं। धन जन की अपार हानियां होती है। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियों के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। ठीक है, तुम्हारा मित्र विजय। नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक हैं, पूर्ण विराम और विस्मय आदि स्थितियों को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। मगध की विजय हुई है। मगध की विजय हुई है। कोई पूछ रहा है क्या मगध की? क्या नहीं लगा है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है, कैसे समझा जाएगा? हम कैसे बोलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कोई हमसे पूछ रहा है, भले ही क्या, क्यों, कहां, कब ना हो। मगध की विजय हुई है, समझ में आ जाएगा पूछ रहा है। मगध की विजय हुई है, ये उत्तर लग रहा है कि हाँ मगध की विजय हुई है। मगध की विजय हुई है, आश्चर्यचकित। कैसे बोला? मगध की विजय हुई है, प्रश्नवाचक। मगध की विजय हुई है, पूर्ण विराम। मगध की विजय हुई है, आश्चर्य अर्थात विस्मय आदि बोधक। तो उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे 3 वाक्य और हैं। रमेश संस्कृत पढ़ा है। रमेश संस्कृत पढ़ा है, प्रश्न। रमेश संस्कृत पढ़ा है, पूर्ण विराम। रमेश संस्कृत पढ़ा है, विस्मय आदि बोधक। तो ये होते हैं विराम चिन्हों की महत्ता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हिंदी भाषा को। विराम चिन्ह, एक कॉमा, एक बिंदु, जैसे ये है चिंता, एक बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु। इस एक बिंदु को यदि हटा दिया जाए तो ये चिता बन जाती है। ये जीते जी रहती है और इसमें तो मर ही जाता है व्यक्ति। तो एक बिंदु की कीमत भी हमें समझना होगा। अर्थात विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ो, देखो, वीडियोस आपके लिए हैं बेटा। और साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करो कि उन्हें भी पता चल सके कि मैग्नेट ब्रेन्स पर कक्षा 8 भी आ गई है। प्यारे बच्चों, बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।